सोचिए, एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखता भी नहीं लेकिन सीधे हमारे ब्रेन पे हमला कर देता है। इसका नाम है नेग्लेरिया फॉलरी, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। ये नाक के थ्रू शरीर में एंट्री लेकर प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस यानी पैम नाम का रेयर और मोस्टली फेटल इन्फेक्शन पैदा करता है। हाल ही में केरला में इसके केसेस बढ़े हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि केरला की हेल्थ सिस्टम ने ग्लोबल लेवल पर एक मॉडल सेट किया है। क्लोरिनेशन, एडवांस डायग्नोस्टिक्स और गवर्नमेंट एफर्ट्स से डेथ रेट को 99% से घटाकर सिर्फ 24% तक ला दिया है। आज हम जानेंगे ये अमीबा कैसे अटैक करता है, इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं और फ्रेश वाटर एक्टिविटीज के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सी प्रिकॉशन जरूरी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो चलिए सीधे एक्सप्लोर करते हैं इस माइक्रोस्कोपिक मेनेस की दुनिया को। नाइगेलिविया फॉलरी, ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉमन नेम ब्रेन ईटिंग अमीबा इसकी सीरियसनेस को मतलब एकदम साफ कर देता है तो ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत डेविस्टेटिंग हो सकता है। बिल्कुल, बायोलॉजिकली अगर देखें तो ये अमीबा पकोलोजोआ ग्रुप का है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी अडेप्टेबिलिटी। ये एक अमीबो फ्लैजेलेट है। अमीबो फ्लैजेलेट मतलब ये जरूरत के हिसाब से अपना फॉर्म बदल सकता है। कभी ये अमीबा जैसा दिखता है तो कभी इसमें फ्लजेला यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे ये पानी में आसानी से मूव कर पाता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इसे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने में मदद करती है और हाँ, इसे इतना डेंजरस बनाती है। ओके, तो इसके लाइफ साइकिल को थोड़ा अनपैक करते हैं। जानकारी बताती है कि इसके 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला है सिस्ट स्टेज। ये क्या होता है? हाँ, सिस्ट स्टेज को आप इसका एक तरह का सर्वाइवल सूट समझ सकते हैं। जब कंडीशंस आपके ये हार्श होती हैं, जैसे फूड की कमी हो गई, सूखापन आ गया या टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, तो ये अमीबा अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शेल, एक कवच बना लेता है। इसी को सिस्ट कहते हैं। अच्छा, ये गोल सिंगल लेयर्ड कवच इसे मुश्किल हालात में बचाए रखता है और जैसे ही कंडीशंस फिर से फेवरेबल होती हैं, ये सिस्ट से बाहर आ जाता है। थिंक ऑफ इट लाइक हाइबरनेशन, पर अमीबा के लिए। इंटरेस्टिंग। मतलब मुश्किल वक्त का कवच। और दूसरा स्टेज है ट्रोफोजोइट स्टेज। कहते हैं कि यही वो फॉर्म है जो इन्फेक्शन फैलाता है। सुनने में ये खतरनाक लग रहा है। हाँ, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। ट्रोफोजोइट स्टेज ही इसका एक्टिव और इन्फेक्टिव फॉर्म है। इसी स्टेज में अमीबा फीड करता है और बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है, मतलब 1 से 2 में डिवाइड होता जाता है। और यही ह्यूमन ब्रेन में मिलता है? एग्जैक्टली, यही वो रूप है जो ह्यूमन ब्रेन टिश्यूज में पाया जाता है और सारी तबाही मचाता है। इसे वार्म टेम्परेचर्स पसंद है। करीब 25 डिग्री सेल्सियस पर एक्टिव हो जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो बेस्ट थ्राइव करता है। बाप रे। चलने फिरने के लिए ये सूडोपोड्स यानी टेम्पररी फॉल्स फीट का इस्तेमाल करता है। पानी में तो ये नॉर्मली बैक्टीरिया खाता है, पर ह्यूमन बॉडी में घुसने के बाद ये सीधे ब्रेन सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स और न्यूरॉन्स को टारगेट करता है। ब्रेन सेल्स को खाता है? जी हाँ, इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें फूड कप्स या अमीबाजोम्स कहते हैं, जिनकी मदद से ये ब्रेन टिश्यू को कंज्यूम करता है। तो जो बैक्टीरिया खाने वाला जीव है वो इंसान के दिमाग को खाने लगता है? अनबिलीवेबल। एंड द थर्ड स्टेज, फ्लैजेलेट स्टेज। राइट, फ्लैजेलेट स्टेज में ये पेयर शेप्ड हो जाता है, नाशपाती जैसा, और इसमें 2 फ्लैजेला डेवलप हो जाते हैं। ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, ये तैरने लगता है। हाँ, ये फॉर्म तब बनता है जब ट्रोफोजोइट को पानी की कॉम्पोजिशन में कोई चेंज महसूस होता है, जैसे मान लीजिए अचानक फ्रेश वाटर या डिस्टिल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ गया। और क्रूशली ये फ्लैजेलेट फॉर्म ही है जो पानी के साथ तैरकर आसानी से नाक में एंटर कर सकता है। तो यही फॉर्म नाक में घुसता है? ज्यादातर यही। हालांकि ये फॉर्म ह्यूमन टिश्यूज में नहीं पाया जाता, पर दिमाग के आसपास के फ्लूइड यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF में जरूर मिल सकता है। नाक में घुसने की कुछ ही घंटों में ये वापस ट्रोफोजोइट फॉर्म में बदल जाता है और फिर डैमेज करने को तैयार। तो ये लाइफ साइकिल दिखाता है कि ये कितना वर्सेटाइल है। एनवायरनमेंट के हिसाब से रूप बदल लेता है। अब सवाल यह है कि ये पाया कहाँ जाता है, इसकी इकोलॉजी क्या है, सोर्सेज इसके हैबिटेट के बारे में क्या बताते हैं? प्राइमरीली नाइग्लेरिया फाउलेरी गर्म ताजे पानी यानी वार्म फ्रेश वाटर में रहता है, जैसे लेक्स, नदियां, रिवर्स, पॉन्ड्स, गर्म झरने, हॉट स्प्रिंग्स में भी? हाँ बिल्कुल। और इंडस्ट्रियल प्लांट से निकलने वाला गर्म डिस्चार्ज वाटर, जियोथर्मल वेल्स और यहाँ तक कि पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स जहाँ क्लोरीन का लेवल बहुत कम हो, 0.5 GM³ से कम, वाटर हीटर्स, सॉयल और टैप वाटर से जुड़े पाइप्स में भी ये मिल सकता है। अच्छा, मतलब नल के पानी में भी? पाइप्स में हो सकता है, पानी में नहीं।
अगर वो प्रॉपरली ट्रीटेड है। एक बात और, ये सॉल्टी वाटर जैसे समंदर में सर्वाइव नहीं कर पाता, इसे फ्रेश वाटर चाहिए। मतलब गर्म पानी इसका फेवरेट स्पॉट है। ये तो फिर इंडिया जैसी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर हुआ। प्रिसाइजली, ये थर्मोफिलिक है, हीट लविंग। ये 46 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी ग्रो कर सकता है। यही वजह है कि इन्फेक्शन के केसेस अक्सर समर मंथ्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जब पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ड्राइंग और एसिडिक कंडीशंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। सोर्सेज में एक फ्लैजेलेट एम्प्टी हाइपोथेसिस का भी जिक्र है। उसका क्या मतलब है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से? हाँ, वो एक इंटरेस्टिंग इकोलॉजिकल आइडिया है। हाइपोथेसिस ये कहती है कि जब एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से पानी में मौजूद दूसरे कंपीटिंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, तो निग्लेरिया फाउलेरी को पनपने का ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब मैदान खाली मिल जाता है। ते थर्मल पोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रीज से गर्म पानी छोड़ना, इनडायरेक्टली इसकी पॉपुलेशन को बूस्ट कर सकती हैं। और इसका नाम फॉलर, इसके पीछे कोई कहानी है ना? यस, इसका नाम ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम फॉलर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने ही 1965 में एडेलाइड, ऑस्ट्रेलिया में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस या पैम के पहले केसेस की डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की थी। चलिए अब सीधे बात करते हैं उस बीमारी की जो ये अमीबा कॉज करता है। प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस या पैम, इसे नेग्लेरियासिस भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन होता कैसे? सोर्सेज इस पर काफी क्लियर हैं। हाँ, इन्फेक्शन का रूट बहुत स्पेसिफिक है। ये तब होता है जब कंटैमिनेटेड फ्रेश वाटर, मतलब दूषित ताज़ा पानी, फोर्सफुल एंट्री लेता है नोज के थ्रू। नाक के जरिए? जी, ये आमतौर पर स्विमिंग, डाइविंग, पानी में कूदने या कई बार रिचुअल नेजल क्लींजिंग के दौरान हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसे सीडीसी और दूसरी हेल्थ एजेंसीज बार बार एम्फसाइज करती हैं, पानी पीने से या स्वॉलो करने से ये इन्फेक्शन नहीं होता। अमीबा को नाक से ही एंटर करना होता है। तो पानी नाक में जाने के बाद क्या होता है? ये ब्रेन तक कैसे पहुंचता है? देखिए, नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अमीबा इन्हीं नर्व्स को फॉलो करता है। ये नर्व्स स्कल के बेस पर एक बोन स्ट्रक्चर है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, उसके थ्रू सीधे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट? हाँ, ये हड्डी पोरस होती है, एक छलनी जैसी। अमीबा इसे क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर ये ब्रेन टिश्यू को तेजी से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और अल्टीमेटली ब्रेन डेथ होती है। सुनने में ही भयानक है। सोर्सेज में नेजल इरिगेशन जैसे नेटी पॉट्स का इस्तेमाल का भी मेंशन है। क्या वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क है? ये रिलेटिवली रेयर है, पर हाँ, डॉक्यूमेंटेड है। ग्लोबली कुछ केसेस सोर्सेज के मुताबिक करीब 9% कंटैमिनेटेड टैप वाटर से नेजल इरिगेशन करने से जुड़े पाए गए हैं। इसीलिए हेल्थ एडवाइजरी स्ट्रांगली रेकमेंड करती हैं कि नेजल रिंसिंग के लिए सिर्फ बॉइल्ड एंड कूल्ड, डिस्टिल्ड या स्टेराइल वाटर ही यूज किया जाए। अनफिल्टर्ड टैप वाटर यूज करना रिस्की हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अर्ली डिटेक्शन के लिए ये जानना बहुत क्रूशल है, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो हेल्थ इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। सिम्टम्स आमतौर पर एक्सपोजर के 1 से 12 दिन बाद स्टार्ट होते हैं, एवरेज 5 दिन है। इनिशियल फेज मतलब स्टेज 1 बहुत डिसेप्टिव हो सकता है, धोखा दे सकता है, क्योंकि सिम्टम्स बैक्टीरियल या वायरल मेनिंजाइटिस जैसे लगते हैं। तेज सिरदर्द, सिवियर फ्रंटल हेडेक, तेज बुखार, हाई फीवर, मतली, नोजिया और वॉमिटिंग चुनौती है, क्योंकि शुरुआती लक्षण इतने कॉमन हैं, डॉक्टर्स इसे नेग्लेरिया इन्फेक्शन मानने में डिले कर सकते हैं। स्टेज 2 में सिम्टम्स तेजी से वर्सन होते हैं और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। गर्दन में अकड़न, कंफ्यूजन, आसपास के लोगों और माहौल पर ध्यान न देना, लैक ऑफ अटेंशन, संतुलन खोना, लॉस ऑफ बैलेंस, दौरे पड़ना, सीजर्स और मतिभ्रम, हालुसिनेशंस। और भी कुछ? हाँ, कुछ केसेस में पलके झुकना, ड्रूपिंग आईलिड, धुंधला दिखना, ब्लर्ड विजन और टेस्ट सेंसेशन का लॉस भी देखा गया है। एंड हाउ फास्ट डज द डिजीज प्रोग्रेस? कितनी तेजी से बढ़ती है ये बीमारी? एक्सट्रीमली रैपिडली, बहुत तेजी से। सिम्टम स्टार्ट होने के बाद डिटीरियोरेशन बहुत तेज होता है और डेथ यूजुअली 1 से 18 दिनों के अंदर हो जाती है, अक्सर 5 दिनों के भीतर ही। इसी रैपिड प्रोग्रेशन और इनिशियल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की वजह से डायग्नोसिस मुश्किल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज्यादातर केसेस का डिफिनिटिव डायग्नोसिस पोस्टमार्टम ब्रेन टिश्यू एग्जामिनेशन से ही हो पाता है। मतलब मौत के बाद लाइव डायग्नोसिस मुश्किल है। हाँ, लाइव डायग्नोसिस के लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट चाहिए होते हैं, जैसे सीएसएफ से अमीबा कल्चर करना, ब्रेन बायोप्सी या फिर रियल टाइम पीसीआर टेस्ट्स। ये फैसिलिटीज हर हॉस्पिटल में रेडिली अवेलेबल नहीं होती। फैटेलिटी रेट कितना है? ये तो बहुत डेडली लग रहा है।
ग्लोबली फेटेलिटी रेट डेविस्टेटिंगली हाई है। फिगर्स 95% से 99% तक बताई जाती हैं। इसे ह्यूमंस को होने वाले सबसे लीथल इन्फेक्शंस में से एक माना जाता है। सर्वाइवल बहुत ही रेयर है। ओके, अब जरा केरला सिचुएशन पर फोकस करते हैं। रिपोर्ट्स जैसे टीओआई की एक रिपोर्ट 2025 में एक कंसर्निंग स्पाइक का मेंशन करती हैं, 69 कंफर्म केसेस और 19 डेथ्स। ये नंबर्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अलार्मिंग है। इंडीड, ये स्पाइक सिग्निफिकेंट है और इसने हेल्थ अथॉरिटीज को बिल्कुल अलर्ट पर डाल दिया है। पहले केसेस केरला के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कोझिकोड, मालापुरम, कन्नूर में ही ज्यादातर देखे जाते थे। लेकिन रीसेंट ट्रेंड ये है कि स्पोरैडिक केसेस स्टेट के डिफरेंट पार्ट से रिपोर्ट हो रहे हैं। ये वाइडर स्प्रेड या शायद बेटर डिटेक्शन की तरफ इशारा करता है। रिस्क पर कौन होता है टिपिकली? ट्रेडिशनली तो ये यंग हेल्थी इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है ना, जो पानी में एक्टिविटीज करते हैं। जनरली यस, ग्लोबली देखें तो हेल्दी चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स जो रिक्रिएशनल वाटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें मेन रिस्क ग्रुप माना जाता है। हाउएवर जो केरला का डेटा इस साल का बताया जा रहा है उसमें एज रेंज काफी वाइड है। 3 महीने के इन्फेंट से लेके 91 साल के सीनियर सिटीजन तक अफेक्टेड हुए हैं। ओह, तो ये सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रहा। हाँ, ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि वल्नरेबिलिटी शायद एज ग्रुप्स में फैली हुई है और एक्सपोजर राउट्स शायद सिर्फ स्विमिंग से ज्यादा हों। हो सकता है डोमेस्टिक वाटर सोर्सेज भी इन्वॉल्व हों अगर वो कंटेमिनेटेड है। कॉमन लिंक वही स्टैग्नेंट या अनट्रीटेड फ्रेश वाटर बॉडीज से एक्सपोजर। हाँ, वेल मेंटेन्ड और प्रॉपर्ली क्लोरिनेटेड स्विमिंग पूल्स को जनरली सेफ माना जाता है। केरला को वल्नरेबल क्या चीजें बनाती हैं? सोर्सेज कई पोटेंशियल रीजंस की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, कई फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। केरला का वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट अमीबा के पनपने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है। फिर मॉनसून सीजन में वाटर लॉगिंग और पानी का ठहराव, स्टैग्नेशन कई एरियाज में होता है। वहाँ पॉन्ड्स, रिवर्स और अनक्लोरिनेटेड वेल्स पर डेली नीड्स और रिक्रिएशन के लिए भारी रिलायंस है। क्लाइमेट चेंज का भी रोल हो सकता है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज से पानी का टेम्परेचर बढ़ना भी एक फैक्टर हो सकता है। साथ ही रिक्रिएशनल वाटर एक्टिविटीज का बढ़ना। तो लाइकली ये एनवायरमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस चैलेंज के बीच एक बहुत रिमार्केबल नैरेटिव उभर रहा है, केरला की सक्सेस स्टोरी। रिपोर्ट्स जैसे कि देशाभिमानी की एक रिपोर्ट इसे ग्लोबल मॉडल कह रही है। फैटेलिटी रेट को लगभग 99% से घटाकर 24% पर लाना, ये तो मैसिव अचीवमेंट है। एब्सोल्युटली, फैटेलिटी रेट में ये रिडक्शन ग्लोबली अनप्रेसिडेंटेड है और केरला के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की कैपेबिलिटीज का सबूत है। डेथ रेट को नियर सर्टेनिटी से घटाकर 4 में से 1 से भी कम पर लाना, ये मेडिकल हिस्ट्री में इस जैसी डेडली डिजीज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट फीट है। ये सिर्फ स्टेटिस्टिक नहीं है, ये उन जिंदगियों को दिखाता है जो इनक्रेडिबल ऑड्स के खिलाफ बचाई गई। उन्होंने ये अचीव कैसे किया? की इंटरवेंशंस क्या थे? रिस्पॉन्स बहुत स्विफ्ट था, सिस्टमैटिक था और मल्टी प्रोंग था। सबसे पहले पब्लिक पॉन्ड्स में लार्ज स्केल क्लोरिनेशन ड्राइव्स चलाए गए और हाउस होल्ड वाटर सोर्सेज, खासकर कुओं, वेल्स के लिए भी एडवाइस किया गया। अच्छा, क्लोरिनेशन पर जोर दिया गया। हाँ, फिर डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए गए, लोगों को रिस्क्स, सिम्टम्स और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में एजुकेट करने के लिए, जैसे पानी उबालना या सही क्लोरीन लेवल्स यूज करना। वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज को लेकर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की गई ताकि अमीबा के नाक से बॉडी में एंटर करने के चांसेस मिनिमाइज हों। डायग्नोस्टिक्स का क्या? अर्ली डायग्नोसिस तो किए, जैसा हमने डिस्कस किया। बिल्कुल, ये एक क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस था। केरला ने अपनी डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंटली रैंप अप किया। मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में डिटेक्शन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए। थिरुवनंतपुरम में जो स्टेट पब्लिक हेल्थ लैब है उसे काफी अपग्रेड किया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां इंडिया में ज्यादातर लैब्स सिर्फ 3 तरह के अमीबे आइडेंटिफाई कर सकती हैं, वहीं ये फैसिलिटी अब 5 टाइप्स आइडेंटिफाई कर सकती है, जिसमें नेग्लेरिया फाउलेरी भी शामिल है। वाओ। कोझिकोड में भी एक प्राइमरी डिटेक्शन फैसिलिटी सेटअप की गई। ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि ग्लोबली स्पेशलाइज्ड लैब्स की कमी के कारण सिर्फ लगभग 30% पेशेंट्स का ही जिंदा रहते हुए एक्यूरेट डायग्नोसिस हो पाता है। केरला ने एसेंशियली एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम इंश्योर किया। और ट्रीटमेंट एफर्ट्स इतनी हाई फर्टिलिटी रेट को देखते हुए ये तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। इमेंसली चैलेंजिंग, लेकिन उन्होंने डिसाइसिवली एक्ट किया। एक क्रिटिकल ड्रग है मिल्टेफॉसिन, जो इंडिया में रेडिली अवेलेबल नहीं थी, उसे सीधे जापान से इंपोर्ट किया गया। जैसे ही कोई केस सस्पेक्ट होता था या कंफर्म होता था, तुरंत अग्रेसिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इनिशिएट किए जाते थे। अच्छा, दवाई बाहर से मंगवाई? जी हाँ, बल्कि एक यूनिक रिपोर्टेड केस भी है जहां केरला में डॉक्टर्स ने एक पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट किया जिसे दोनों एमोबिक मेनिंजाइटिस और एक फंगल इन्फेक्शन एस्परजिलस फ्लेवस एक साथ थे। माना जाता है कि ये वर्ल्ड फर्स्ट है।
ये टाइमली डायग्नोसिस और इंटेंसिव क्रिटिकल केयर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। देशाभिमानी रिपोर्ट में पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र है, एलडीएफ और यूडीएफ गवर्नमेंट एलोकेशंस को कंपेयर करते हुए। ये इस पूरी तस्वीर में कैसे फिट होता है? हाँ, रिपोर्ट में फिगर्स दिए गए हैं जो बताते हैं कि एलडीएफ गवर्नमेंट द्वारा हेल्थ केयर एलोकेशन में काफी बढ़ोतरी हुई। 4 साल में 51,250 करोड़ रुपए, पिछली यूडीएफ गवर्नमेंट के मुकाबले 5 साल में 20,011 करोड़ रुपए। इसमें केआईबीएफ, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, जो मेजर प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाली स्टेट बॉडी है, कि थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी जिक्र है। हम इन फिगर्स को सोर्स के अनुसार न्यूट्रली रिपोर्ट कर रहे हैं, पर अंडरलाइंग पॉइंट ये है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स में सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट ने शायद इस तरह के रोबस्ट रिस्पॉन्स को अनेबल करने में क्रूशल रोल निभाया। एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम रातों रात नहीं बनता। हाँ, ये केरला के पिछले हेल्थ क्राइसिस जैसे कोविड-19 और निपा वायरस को इफेक्टिवली हैंडल करने के ट्रैक रिकॉर्ड से रेजोनेट करता है। एग्जैक्टली। केरला के पब्लिक हेल्थ मॉडल को पहले भी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है। सोर्स देशाभिमानी में ऑपोजिशन द्वारा स्प्रेड को लेकर क्रिटिसिज्म का उल्लेख जरूर है, लेकिन आउटकम डेटा, खासकर ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड फर्टिलिटी रेट, ग्लोबल फिगर्स के मुकाबले एक स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव प्रेजेंट करता है। ये दिखाता है कि कैसे पीपल सेंट्रिक हेल्थ पॉलिसीज, पॉलिटिकल विल और स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिस्टम्स मिलकर रेयर और डेडली डिजीजेस से भी इफेक्टिवली निपट सकते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट और गवर्नेंस की एक प्राइम केस स्टडी है। चलिए डिस्कशन को थोड़ा ब्रॉडन करते हैं, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर जनरली। मेन ट्रीटमेंट चैलेंजेस क्या हैं? प्राइमरी चैलेंजेस वही हैं, लिमिटेड इफेक्टिव ड्रग ऑप्शंस और ट्रीटमेंट के लिए नैरो विंडो, क्योंकि डायग्नोसिस अक्सर लेट होता है। जैसा हमने कहा, कई पेशेंट्स एडवांस स्टेजेस में हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अक्सर प्री कोमा स्टेट में। अर्ली डिटेक्शन ही आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करने वाला सिंगल मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है, पर वो अक्सर मिस हो जाता है। करंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स क्या हैं? हिस्टोरिकली जो मेन स्टेट ड्रग रही है वो है एम्फोटेरिसिन बी, एक एंटी फंगल मेडिकेशन जो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करके काम करती है। लेकिन एम्फोटेरिसिन बी के साथ भी फेटैलिटी रेट एक्सट्रीमली हाई है, कुछ सोर्सेज जैसे विकिपीडिया के अनुसार 97% से ज्यादा। ओह, तो ये भी बहुत इफेक्टिव नहीं है। अकेले शायद उतनी नहीं। मोर रिसेंटली मिल्टेफॉर्सिन, जो एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है और मूल रूप से दूसरी कंडीशंस के लिए डेवलप की गई थी, उसने प्रॉमिस दिखाया है और अब रेकमेंडेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का हिस्सा है। अक्सर दूसरी ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में यूज होती है। केरला द्वारा इंपोर्टेड मिल्टेफॉर्सिन का इस्तेमाल इसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। ये अलग तरह से काम करती है, अमीबा के इंटरनल सर्वाइवल पाथवेज में इंटरफेयर करके। सपोर्टिव केयर का भी रोल होगा? बिल्कुल, सपोर्टिव केयर भी क्रूशियल है। ब्रेन स्वेलिंग को मैनेज करना, डेक्सामेथासोन जैसी ड्रग से सीजर्स कंट्रोल करना और कभी-कभी थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया, बॉडी को कूल करना, यूज करना ब्रेन डैमेज कम करने के लिए। लेकिन फिर वही बात, सक्सेस काफी हद तक ट्रीटमेंट बहुत अर्ली स्टार्ट करने पर डिपेंड करती है। गिवन द ट्रीटमेंट डिफिकल्टीज, प्रिवेंशन तो पैरामाउंट लगता है। सबसे इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं जो लोग ले सकते हैं? प्रिवेंशन मूलतः इस बात पर फोकस करता है कि कंटैमिनेटेड वाटर नाक में एंटर ना करे। की रिकमेंडेशंस जो सीडीसी और हेल्थ अथॉरिटीज देती हैं उनमें शामिल हैं: पहला, वार्म स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, अनट्रीटेड पूल्स में स्विमिंग, डाइविंग या जंपिंग अवॉइड करें, खासकर हॉट समर मंथ्स में या जब पानी का लेवल कम हो। ओके। दूसरा, अगर ऐसी जगहों पर तैरना अनअवॉइडेबल हो तो नोज क्लिप्स यूज करें या कॉन्शियसली सिर पानी से ऊपर रखें, नाक बंद रखें। नोज क्लिप्स, हाँ ये प्रैक्टिकल है। तीसरा, शैलो फ्रेश वाटर एरियाज के बॉटम में सेडिमेंट को हिलाने या खोदने से बचें, क्योंकि अमीबा वहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। और चौथा, नेटी पॉट्स या दूसरे डिवाइसेस नेजल रिंसिंग के लिए यूज करते समय सिर्फ बॉइल्ड एंड कूल्ड, डिस्टिल्ड या स्टेरिल वाटर ही यूज करें, कभी भी अनट्रीटेड टैप वाटर यूज ना करें। स्विमिंग पूल्स और वाटर टैंक्स का क्या? प्रॉपर मेंटेनेंस और क्लोरिनेशन बहुत जरूरी है। स्विमिंग पूल्स और वाटर टैंक्स एडिक्वेटली क्लोरिनेटेड होने चाहिए। रेकमेंडेड रेजिड्यूल क्लोरीन लेवल 0.5 gm³ से ज्यादा। वेडिंग पूल्स रोज खाली करने चाहिए। स्पास और थीम पार्क्स को भी रिगरस मेंटेनेंस की जरूरत होती है। कम्युनिटी लेवल पर पब्लिक वाटर सोर्सेज का सिस्टमैटिक क्लोरिनेशन, जैसा केरला ने किया, एक वाइटल पब्लिक हेल्थ मेजर है। सीडीसी ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया था कि वार्निंग साइंस शायद बहुत इफेक्टिव ना हो। ऐसा क्यों? हाँ, सीडीसी की रीजनिंग काफी प्रैक्टिकल है। पहली बात, किसी वाटर बॉडी में नाइग्लेरिया फाउलरी की प्रेजेंस और कॉन्सेंट्रेशन टाइम और लोकेशन के हिसाब से काफी फ्लक्चुएट कर सकती है। दूसरी बात,
पानी को इस स्पेसिफिक अमीबा के लिए रूटीनली चेक करने और रिस्क लेवल एक्यूरेटली डिटरमिन करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड रैपिड टेस्ट नहीं है। अच्छा, टेस्टिंग आसान नहीं है। सही। तो साइंस लगाने से उन एरियाज में जहां साइंस नहीं है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो सकती है, जबकि रिस्क वहां भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ साइनेज पर रिलाई करने के बजाय पर्सनल प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करना ज्यादा रिलायबल स्ट्रैटेजी मानी जाती है। अब इसे ग्लोबल और इंडियन पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये डिजीज ग्लोबली कितनी रेयर है? ये एक्सट्रीमली रेयर है। फिगर सोर्सेज में थोड़े अलग हैं, पर जनरली हिस्ट्री में ग्लोबली 500 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। TOI 500 कहता है, विकिपीडिया करीब 381। यूएस में इसे रेयर डिजीज क्लासिफाई किया गया है। 2013 से 2022 के बीच सिर्फ 29 इन्फेक्शंस रिपोर्ट हुए। इंटरेस्टिंगली, रेयरिटी के बावजूद ग्लोबल केसेस का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, विकिपीडिया के अनुसार 40% से ज्यादा, यूएस से रिपोर्ट हुआ है। शायद वहां बेटर सर्वेलेंस और रिपोर्टिंग सिस्टम्स की वजह से। तो क्या दूसरी जगहों पर अंडर रिपोर्टिंग की पॉसिबिलिटी है? हाईली लाइकली। डायग्नोस्टिक चैलेंजेस, स्पेशलाइज्ड लैब्स की जरूरत और कई रीजन्स में लो अवेयरनेस को देखते हुए ये प्रोबेबल है कि वर्ल्ड वाइड एक्चुअल केसेस की संख्या ऑफिशियल रिपोर्ट से ज्यादा हो। केसेस को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस समझकर मिसडायग्नोस किया जा सकता है, स्पेशली रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में। तो इंडिया के लिए इसकी रेलेवेंस क्या है केरला के अलावा? ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्रिटिकल लगता है, पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज लिंक्स। हाँ, केरला का एक्सपीरियंस बाकी इंडिया के लिए एक क्रूशल, हालांकि अलार्मिंग केस स्टडी है। ये वाइटल सवाल उठाता है, क्या इंडिया के दूसरे स्टेट्स जहां सिमिलर वार्म क्लाइमेट है, अबंडेंट फ्रेश वाटर बॉडीज है, नेचुरल और मैन मेड दोनों, और पोटेंशियली अनट्रीटेड वाटर सोर्सेज पर रिलायंस है, वो भी रिस्क पर है? क्या सिमिलर आउटब्रेक्स कहीं और हो सकते हैं जो शायद अनडिटेक्टेड या अनरिपोर्टेड रह जाएं? मतलब दूसरे राज्य केरला से क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल। केरला के प्रोएक्टिव सर्विलेंस, डायग्नोस्टिक अपग्रेड्स, रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म और पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज से दूसरे राज्य क्या लेसन्स ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी सवाल है। तो देश भर में एनहांस्ड सर्वेलेंस और डायग्नोस्टिक कैपेसिटी की जरूरत है। डेफिनेटली। केरला ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक हाईली फेटल डिजीज के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग, वेल फंडेड पब्लिक हेल्थ सिस्टम अगर पॉलिटिकल विल से बैक्ड हो तो ड्रामेटिक डिफरेंस ला सकता है, मोर्टेलिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। ये डायग्नोस्टिक लैब्स में इन्वेस्ट करने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अर्ली सस्पिशन के लिए ट्रेन करने, मिल्टोफॉसिन जैसी क्रिटिकल ड्रग्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने और नेशन वाइड रोबस्ट वाटर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत को हाईलाइट करता है। और ये सीधे उस सवाल से जुड़ता है जो हम अपने लिसनर्स से पूछना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, क्या नाइग्लेरिया फाउलरी जैसे रेयर लेकिन डेंजरस इन्फेक्शन से निपटने के लिए भारत को एक नेशनल लेवल वाटर सेफ्टी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जैसे केरला ने स्टेट लेवल पर किया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग UPSC Civil 360, द ओनली UPSC चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।